हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशा सिवाच एंड वेलकम टू इन क्लासेस। आज हम 10th क्लास के बायोलॉजी के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शनल पार्ट देखेंगे और इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से हमने टॉपिक कवर करने हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शनल पार्ट जो कि आज के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सेकंड आएगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है ना, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर बता दिया था लाइफ प्रोसेस के अंदर कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। ठीक है, उसके अंदर प्लांट्स भी आएंगे, उसके अंदर एनिमल्स भी आएंगे और बाकी ऑर्गेनिज्म भी आएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से किया जाता है और प्लांट में ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का सिस्टम है उसको कौन करता है। ठीक है, इस चीज के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो इंट्रोडक्शनल पार्ट के अंदर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड एंड रिएक्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है ना, उस चेंज के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या करेंगे, ढाल लेंगे या फिर उस बाहर के चेंज के अकॉर्डिंग अपने अंदर कोई ना कोई चेंज लेके आएंगे। ठीक है, जैसे कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई। हमने बाहर से कोई भी स्टिमुलस लिया, ठीक है, मतलब बाहर कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज हुआ, जैसे कि गर्मी आ गई। ठीक है, गर्मी आ गई तो हमारे जैसे पहनने के कपड़े हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, हमारा जो खाना पीना है वो चेंज हो जाता है, हम अपनी बॉडी के अंदर भी चेंज लेके आते हैं। सर्दियां आती हैं तो जैसे कि हम स्वेटर पहनना स्टार्ट कर देते हैं, खाने के अंदर गर्म चीजें लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके की, या फिर हम कोई बहुत ज्यादा साउंड सुनते हैं। ठीक है, अचानक से कानों के पास बहुत ज्यादा साउंड आती है तो भी हम हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज करते हैं। ठीक है, या तो कानों को बंद कर लेंगे ज्यादा आवाज सुनेंगे तो। ठीक है, या फिर हम हमारे आसपास मान लो बहुत ज्यादा गर्मी है, हीट है हमारे पास, तो अगर वो ज्यादा भाई कहीं पे कोई जलती हुई लकड़ी है, अगर उसको गलती से टच हो जाए तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उन चेंजेस की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक, द चेंजेस इन द environment in which the organism respond and react are called stimuli। बाहर से इन्वायरमेंट से जो भी चेंज हमें दिखाई दे रहे हैं ना, जिन चेंजेस के कारण हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, रिएक्ट करती है, उन बाहर के चेंजेस को हम बोलते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, कि हमें इन्वायरमेंट से क्या मिल रही है, स्टिमुलाई मिल रही है, संवेदनशीलता मिल रही है। वो क्या हो सकती है, लाइट के रूप में भी हो सकती है, हीट के रूप में भी, कोल्ड के रूप में भी, साउंड, स्मेल, टच, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से अभी जो एग्जांपल दिए थे भाई, लाइट अचानक से मान लो हमारी आंखों की तरफ, जैसे कि सूरज की तरफ देखते हैं तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है, इन्वायरमेंट से हमने किस चीज की स्टिमुलस ली, हमने ली लाइट की स्टिमुलस। उसको देख करके हमारी बॉडी में क्या चेंज हुआ, हमारी पलकें अचानक से बंद हो गई। ठीक है, उसको वो स्टिमुलस लेते ही हमारी पलकें क्या होगी, नीचे की तरफ हो गई। ठीक है, आंखें बंद हो गई। तो वो भी क्या था, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स था, और वो किसकी वजह से हुआ है, इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से हुआ है। और इन्वायरमेंटल चेंज को हम क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, तो हम बोलते हैं स्टिमुलाई। दूसरी स्टिमुलाई क्या हो सकती है, हीट की एंड कोल्ड की अभी बताए थे। साउंड हो सकती है, स्मेल, अगर मान लो हम किसी चीज को स्मेल कर रहे हैं, अच्छी स्मेल होगी तो हम उसको ले लेंगे, अगर बहुत ज्यादा खराब स्मेल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके प्रति रिस्पॉन्स करेंगे, वहां से उठ के चले जाएंगे। ठीक है, नाक बंद कर लेंगे, इस तरीके के रिएक्शंस हम करेंगे। ठीक है, टच का, मान लो किसी इलेक्ट्रिक शॉक है, ठीक है, किसी चीज को, ऐसी इलेक्ट्रिकल चीज को हमारा हाथ लग गया, कोई गर्म चीज को हाथ लग गया, तो हम अचानक से उसके तरफ क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब हमें इन्वायरमेंट से अलग अलग तरीके की स्टिमुलाई मिलती हैं, उन स्टिमुलाई का हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शनल पार्ट कि भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जितने भी चेंज होते रहते हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते रहते हैं, रिएक्शन देते रहते हैं।
और जो हमें इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, जो भी हमें स्टिमुलस मिल रहे हैं, उसको हमने नाम दे दिया, भाई इसको स्टिमुलाई बोलेंगे। बाहर से कोई भी रिस्पॉन्स है, कोई भी चेंज हो रहा है, उसको हमने दे दिया स्टिमुलाई नाम। वो स्टिमुलाई किसी भी रूप में हो सकती है, स्मेल, टच, ठीक है, हीट, कोल्ड, किसी भी तरीके से हो सकती है। अब उन स्टिमुलाई को गेन करके हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। वो रिस्पॉन्स मूवमेंट की तरीके से होगा, ठीक है, मूवमेंट की तरीके से हमारी बॉडी क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मूवमेंट होंगी वो किस किस तरीके की हो सकती है, और मूवमेंट होती क्या है, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मूव सर्टेन बॉडी पार्ट इज नॉन मूवमेंट। मूवमेंट किसको बोलेंगे, हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक पार्ट, सारे पार्ट नहीं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जब हमें बाहर से स्टिमुलाई मिलेगी तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, या फिर बोल दो कि उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को, कुछ एक बॉडी पार्ट्स को मूव करवा सके, ठीक। तो उसे हम क्या बोलेंगे, भाई मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट क्या होती है, हम हमारी बॉडी के कुछ एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को मूव करवा सकते हैं, उस एबिलिटी को हम बोलेंगे मूवमेंट। दूसरी हमारे पास चीज आती है लोकोमोशन। लोकोमोशन और मूवमेंट में एक ही डिफरेंस होता है। लोकोमोशन तो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, वो भी हम हमारे बॉडी पार्ट्स की हेल्प से ही जाएंगे। लेकिन मूवमेंट में क्या है, मूवमेंट तो हम अगर कहीं पे बैठे हैं और वहां पे ऐसे हाथों को चला रहे हैं, ठीक है, या फिर बोल रही हूं मैं, तो ये भी क्या है, ये मेरी बॉडी के मूवमेंट्स हैं। भाई मेरे लिप्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। हाथों के अंदर एबिलिटी है कि वो आगे पीछे इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन को हम तब बोलेंगे जब हमारे बॉडी पार्ट्स कुछ इस तरीके से काम करें, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करें कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएं, मतलब हमारी पोजीशन ही चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे लोकोमोशन, ठीक है। तो इस दो तरीके की हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती हैं। अब हमें सबसे पहले चीज क्या सीखनी है कि जो हमारे चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस चीज का तो पता चल गया कि हम बाहर से, इन्वायरमेंट से अगर कुछ भी रिएक्शन, कुछ भी चेंज होता है इन्वायरमेंट के अंदर, तो हम उसके प्रति रिएक्ट करते हैं। अब जो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी ना, तो वो मिलजुल के करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी पार्ट उसमें काम करेगा, उसके अंदर है ना बहुत सारे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के कोऑर्डिनेशन की जरूरत है उस एक मूवमेंट को, उस लोकोमोशन को कराने के लिए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, भाई किस तरीके से हम समझेंगे भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन वर्ड का क्या मतलब है, उस बात को समझेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जब हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करने के लिए एक साथ कोई काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल के काम करना। जब हमें बाहर से कोई स्टिमुलस मिलेगी, जैसे कि एग्जांपल किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक बाहर से मिला हमें, एक स्टिमुलस है, लेकिन उसके कारण इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज हुए। सबसे पहली बात, पोजीशन चेंज होगी, अचानक से पीछे जाके गिरेंगे। दूसरी चीज, हमारी जो हार्ट बीट होगी, हार्ट रेट होगी, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। मसल्स भी क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगी, क्योंकि उनको अचानक से मूवमेंट करनी है। मतलब स्टिमुलस एक था, उसके कारण सारे बॉडी पार्ट्स में हलचल मच गई, और सारे बॉडी पार्ट्स इस तरीके से नहीं है कि हार्ट का काम है कि 1 मिनट में अगर वो 72 बार धड़केगा तो उतना ही करेगा। वो अगर मान लो इलेक्ट्रिक शॉक लगा है हाथ को, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई कोऑपरेट नहीं करेगा, सारे बॉडी पार्ट उसको कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो कोऑपरेशन चल रहा है ना, कि बाहर से कोई स्टिमुलस मिली और उसका हमें रिस्पॉन्स करना है, तो जिस ऑर्गन के द्वारा स्टिमुलस मिली है सिर्फ वो ही उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सारे बॉडी पार्ट्स मिलजुल के काम करेंगे उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। इसको और क्लियर किस तरीके से, जैसे कि और चेंजेस क्या होते हैं, जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है, वो टाइम के साथ में बढ़ता रहता है, ये भी क्या है, एक तरीके का केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन में, मतलब बाहर से क्या हो रहा है, अपने चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो बात है, अब यहाँ पे भी सारे ऑर्गन्स, अब ये तो है नहीं कि किसी के पैर बढ़ रहे हैं, किसी के हाथ बढ़ रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। अब ये ग्रोथ भी क्या है, एक तरीके का
चेंज है, ठीक है। और चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं भाई, बाहर से भी हमें कोई स्टिमुलस मिलता है, हमारी बॉडी के अंदर भी कोई ना कोई चेंज होते हैं, तो टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में जो चेंज होते रहते हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं? कुछ तो बाहर से स्टिमुलस मिलता है उसकी वजह से, कुछ हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स वगैरह हैं वो सिक्रीट होते रहते हैं, हमारी ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। हार्ट की बीटिंग करना, ये भी क्या है, एक तरीके का रिस्पॉन्स ही है, स्टिमुलस के प्रति क्या है, रिस्पॉन्स ही है भाई। हार्ट का जो धड़कना है वो काम कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो इसको ये बता रहा होगा कि हाँ तू नॉन स्टॉप वर्किंग करता रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये अपना काम करना बंद कर देगा। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन है जो हमारे बॉडी पार्ट्स को ये डायरेक्शन देता है या फिर ये कमांड करता है कि इसको ये काम करना है, इसको ये काम करता है? किसी न किसी ने तो ये बांट रखा होगा, ठीक है। अब हार्ट को भी तो कोई बताता होगा भी तेरे को कॉन्टिन्यूअसली बीटिंग करनी है, किसी न किसी ने तो ये भी बताया होगा भी हाँ बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक लग चुका है, अब तुझे इससे पीछे हटना है या फिर बॉडी की इस तरीके से मूवमेंट करवानी है। हार्ट रेट नॉर्मल चलती आ रही है लेकिन शॉक लगा तभी इतनी ज्यादा क्यों हो गई, ठीक है। तो कोई ना कोई तो होगा इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही चीजें पढ़नी है कि जब भी हमें बाहर से कोई रिस्पॉन्स मिलता है तो हमारी बॉडी किस तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम करती है, और वो जो कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, इन्हीं दो चीजों के बारे में पढ़ना है। और एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कोई भी खाने की चीज देखी, ठीक है, जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है? आंखों ने देखा ना उस फूड को, आंखों ने फूड को देखा, आंखों ने स्टिमुलस गेन किया और उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज हुए और हमारे मुंह से पानी आना स्टार्ट हो गया, सलाइवा सिक्रेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, माउथ वाटरिंग करने लग गया, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इन्वायरमेंट से स्टिमुलस लिया है अपने आंखों के थ्रू। अब वो स्टिमुलस तो मिल गया, अब हमारी बॉडी को उसका रिस्पॉन्स करना है और एक बॉडी पार्ट रिस्पॉन्स कर नहीं सकता, तो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट उसका रिस्पॉन्स करने में लग जाएंगे। जैसे मुंह से सलाइवा का सिक्रेशन है, अब हम पीछे चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं कि भाई सलाइवा का सिक्रेशन ऐसे ही नहीं हो जाता कि हमारी आंखों ने देखा खाना और वो सलाइवा का सिक्रेशन हो गया, कुछ एक हॉर्मोन्स भी होंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें अंदर ही अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करते रहते हैं। अब एक मैं अच्छे से बता दूंगी आपको कि किस तरीके से रिस्पॉन्स होता है। अब है ना, ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं इसके अंदर कोई टाइगर है और वो इस बच्चे के पीछे भाग रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही तो नहीं भागा होगा, इसने कोई ना कोई छेड़छाड़ करी होगी, ठीक है। इसने जा करके उसको, मान लो आराम से लेटा हुआ था ये, और इसको जाके छेड़ दिया, फिर इसको आ गया गुस्सा और ये इसके पीछे 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 भाग रहा है। अब ये जब भाग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बच्चे को इन्वायरमेंट से क्या मिल गया? स्टिमुलाई मिल गया, मतलब इन्वायरमेंट में कोई ना कोई चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ कि टाइगर का बच्चा जो है वो इसके पीछे भाग रहा है। अब ये भागेगा मतलब इस स्टिमुलस के प्रति जब ये रिस्पॉन्स करेगा तो इसको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इसको अपने पैरों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसको भागना है, ठीक है, इसको भागना है इसलिए इसको इसके पैरों की जरूरत पड़ेगी। अब पैर नॉर्मल कंडीशन में जितना काम करते हैं, आराम आराम से चलते हैं, उससे ज्यादा वर्क उसको करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि वो स्पीड से भागेगा ना, अदरवाइज ये इसको खा जाएगा, ठीक है। तो अब इस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करने के लिए इसे इसके पैरों की जरूरत है भागने के लिए। पैरों के पास सिग्नल जाएगा कि अब जल्दी 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 दौड़ना है, लेकिन ये पैर क्या करेंगे? पैरों के अंदर जो दौड़ने का काम करवाएगा वो करवाएगा मसल्स, मतलब इस बच्चे की जो बॉडी है उसको क्या करना है? रन करना है, ठीक है। रन करने के लिए उसको जरूरत है लेग की प्लस जो वहां की मसल सेल्स हैं उसकी, मसल सेल्स, जो मसल सेल्स हैं उनकी जरूरत है। अब हर एक सेल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है काम करने की। वो पहले नॉर्मल कंडीशन में थी, जब वो आराम आराम से चल रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है वो बाद में भी ऐसे नॉर्मल ही काम करेंगी। लेकिन अचानक से बाहर से स्टिमुलस आया है, अचानक से मैसेज गया है कि अब कंडीशन डेंजरस हो रखी है, अब अपनी वर्किंग बढ़ानी पड़ेगी। तो मसल सेल्स तो बोल देंगे कि ठीक है हम चलने में भागने में तो हेल्प कर देंगे, लेकिन हमारे पास इतनी ज्यादा ब्लड की सप्लाई नहीं है, क्योंकि देखो
हमारी इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। सेल्स को एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए इस सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, और सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? अपने ब्लड का होता है। इसका मतलब इन लेग्स के अंदर अगर इनको भागना है, इनको एक्स्ट्रा वर्क करना है, तो इनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है हमारे ब्लड का, ठीक है। तो इसकी वजह से, रनिंग की वजह से हमारी ब्लड सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। अब ब्लड सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी तो इसका मतलब है ब्लड को जल्दी 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 हमें सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो लेग्स क्या करेंगी? जल्दी जल्दी से दौड़ पाएंगी। इतनी बात हुई क्लियर कि जब हम दौड़ेंगे तो हमें हमारे पैरों की जरूरत पड़ेगी। पैरों में बहुत सारी मसल सेल्स हैं, उन मसल सेल्स को वर्क करने के लिए, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम है ब्लड का। इसका मतलब अब हमें क्या करना है कि ब्लड को जल्दी जल्दी पहुंचाना है। अब ब्लड भी, चलो मान लो ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है? ब्लड देखो नॉर्मल कंडीशंस में चलता रहेगा अपने धीरे धीरे जैसे भी चल रहा है वो, उसको पंप करने का काम होता है, मतलब उसको स्पीड से पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम होता है हार्ट का। जब वो आराम से खड़ा हुआ था उस टाइम पे तो हार्ट पंप कर रहा था इस तरीके से, ठीक है, 1 मिनट में 72 बार इस तरीके से पंप कर रहा था और उसकी पूरी बॉडी तक ब्लड सप्लाई हो रही थी। लेकिन इस कंडीशन में हर एक बॉडी सेल को बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इसका मतलब अब हार्ट को भी क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा ताकि हर एक बॉडी पार्ट तक अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, ठीक है। देखो स्टिमुलस कहाँ से मिला? इसकी आंखों ने देखा कि भाई इसके पीछे शेर का बच्चा पड़ा है, ठीक है, टाइगर का बच्चा, कुछ भी लगा लो, ठीक है, ये इसके पीछे भाग रहा है। आंखों ने स्टिमुलस लिया, लेकिन इन आंखों की वजह से पैरों को भी काम करना पड़ गया, पैरों के मसल सेल्स भी डिस्टर्ब हो गई, उनको भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ गया। साथ ही साथ अब उसके अंदर ब्लड सप्लाई भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो हार्ट का काम भी बढ़ गया, ठीक है, हार्ट का काम भी बढ़ गया। अब हार्ट बोल रहा है ठीक है मैं ब्लड तो सप्लाई कर दूं जल्दी जल्दी पंप करके, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन आनी कहाँ से है? भाई ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आनी कहाँ से है? लंग्स से आनी है ना, लंग्स से आनी है, क्योंकि लंग्स क्या करते हैं अपने, बाहर से जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जाती है, ठीक है, और जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर जाती है। इसका मतलब लंग्स के पास से जब ब्लड होके गुजरेगा तो वहां से वो क्या करता है? ऑक्सीजन को पिक करता है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर होगी उतनी ही ज्यादा ब्लड अपने अंदर कैरी कर सकेगा, और उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन फिर हमारे मसल सेल्स तक पहुंच सकेंगी। तो इसका मतलब ब्लड सप्लाई तो बढ़ेगी ही, हार्ट रेट तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ हमारी जो ब्रीदिंग रेट होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। बस क्या चीज हो जाएगी? हमारी ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस, ठीक है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज, ठीक। एक स्टिमुलस के कारण अब ये देखो क्या क्या हो रहा है, दोबारा से रनिंग हो रही है, उसके अंदर पैर, ठीक है, और उसकी मसल सेल्स हैं वो काम करना स्टार्ट कर रही हैं, साथ ही साथ फिर ब्लड की सप्लाई भी इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी हमें, और हार्ट का काम भी बढ़ गया। हार्ट का काम बढ़ गया, उसके साथ साथ हमें ब्रीदिंग रेट भी बढ़ानी पड़ गई, जल्दी जल्दी सांस लेना और सांस छोड़ना भी पड़ गया, ठीक है। यही चीजें होती है नॉर्मल कंडीशंस में। चलो शेर पीछे नहीं पड़ा होगा, लेकिन कुत्ता तो सबके पीछे पड़ा होगा। आई थिंक इतने 10th क्लास तक आए हो, ये लेक्चर जब देख रहे हो भी 10th क्लास का पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब इतने साल के तो हो गए आपके, कम से कम भी 14-15 साल के बच्चे हो, तो इतनी एज में एक बार तो जरूर कुत्ता पीछे लगा होगा। तो उस टाइम पे देखा होगा जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो रही है, सांस भी ऊपर नीचे हो रखे हैं। जब घर पे पहुंचते हो तो मम्मी बोलती है ना कि क्या हो रखा है, इतना ऊपर नीचे सांस चढ़ा रखे, कि कुत्ता पीछे पड़ गया था, ठीक है। तो वही चीज है, स्टिमुलाई एक मिली है, लेकिन उसके कारण बॉडी के सारे पार्ट्स डिस्टर्ब हो गए हैं, सारे एक साथ में काम करना पड़ रहा है, उनको कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ रहा है, ठीक है। ब्रीथिंग रेट भी बढ़ गई। अब ब्रीथिंग रेट बढ़ने के कारण भी ऑक्सीजन मिलने लगी ब्लड को ऑक्सीजन मिली तो हार्ट ने भी जल्दी जल्दी पंप करना स्टार्ट कर दिया, मसल सेल्स तक क्या गई? ऑक्सीजन गई, ठीक है। मसल सेल्स तक ऑक्सीजन गई तो उन्होंने मूवमेंट भी अपने जल्दी से स्टार्ट कर दिया, और वो जल्दी जल्दी बच्चे ने भागना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये पूरी एक्टिविटी से क्या चीज समझ में आई? स्टिमुलस एक मिली, उसके कारण बॉडी के सारे पार्ट्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया, हार्ट ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया,
लंग्स ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया, अपना रेट बढ़ा दिया, साथ ही साथ ब्लड सप्लाई भी अच्छी होने लगी, मसल सेल्स भी अपना काम करने लगी और एक्टिविटी होने लगी। तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि भाई हार्ट ये बोले कि हाँ मैंने किया है, जो कुछ किया है, ये जो बच्चा बचा है वो मेरी वजह से बचा है, अगर मैं ब्लड सप्लाई नहीं करता तो ये टाइगर इसको खा जाता। क्या कॉम्प्लीमेंट इस चीज के अंदर, कोई भी ये एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर क्या कॉम्प्लीमेंट एक पार्ट को जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। फिर भाई अगर हार्ट ऐसा बोलेगा तो लंग्स भी तो ये बोलेंगे कि अगर हम ऑक्सीजन को बाहर से नहीं लेके आते तो हार्ट पड़ा रहता, ब्लड सप्लाई करता रहता, हमने ऑक्सीजन अंदर ली है तभी तो मसल सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच पाई है, हमने सबसे अच्छा काम किया है। फिर ब्लड भी बोल सकता है कि भाई मैंने ट्रांसपोर्ट किया, तुम अंदर लेके करोगे क्या, ब्लड पंप करके करेगा क्या, मैंने उसको क्या किया है, ऑक्सीजन को कैरी करके मसल सेल्स तक पहुंचाया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा भाई, ऐसे तो डिस्टरबेंस हो जाएगी, ठीक है, वो अपना काम करना बंद कर देंगे। लेकिन वहां पे ये तो हो गई कोऑर्डिनेशन की बात। फिर कोई मतलब इनमें से समझदार भी हो सकता है ना मसल सेल्स, फिर ये बोलेंगे हाँ भाई किया तो है लेकिन सबने है ना मिल बांट के काम किया है, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि भाई अगर ये चीज नहीं होती, इनमें से देखो अगर एक चीज भी नहीं होगी ना तो वो भाग ही नहीं पाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी तो भी काम नहीं बनेगा, अगर ब्लड उसको सप्लाई नहीं करेगा प्रॉपरली जल्दी जल्दी तो भी ये रनिंग पॉसिबल नहीं है, और हार्ट अगर जल्दी जल्दी पंप नहीं करेगा तो भी रनिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और मसल सेल्स का एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मान लो सारी चीजें पहुंचा तो दी लेकिन मसल सेल्स ने उस ऑक्सीजन का यूज करके अगर एक्टिविटी नहीं करी तो भी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉडी के सारे पार्ट का किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए बॉडी के सारे पार्ट का इकट्ठा होकर के काम करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और इस कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस के अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं होती कि ये इसके बिना, मतलब एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि एक चीज होगी तो बाकी चीज अगर नहीं भी हुई तो काम चल जाएगा, नहीं। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि सारे बॉडी पार्ट उस स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करने के लिए काम करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे और कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये तो होगी कोऑर्डिनेशन की बात। अब ये जो कोऑर्डिनेशन के अंदर सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जहाँ पे हार्ट, लंग्स, मसल सेल्स, ब्लड, ये सारे जो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो इनको कंट्रोल करने वाला भी होगा। ठीक है, कोई तो इनको बताता होगा कि हाँ भाई अब अपनी ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करने का, अब अपनी हार्ट रेट को इंक्रीज करने का, अब ब्लड सप्लाई इंक्रीज करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो वो होता है कंट्रोलिंग का पार्ट। इस चैप्टर के अंदर ये दो ही चीजें कवर करनी है। ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे कि बाहर से लगातार हमें स्टिमुलाई मिलती रहती है, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को। जब बाहर से स्टिमुलाई मिलेगी तो पूरे बॉडी के पार्ट्स को किस तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम करना है, ठीक है, वो आपस में जो काम करेंगे उसको तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। और कोई ना कोई ऐसा होगा जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा, उस एक्टिविटी को, उन सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होगा, तो वो होगा कंट्रोलिंग का पार्ट। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का पार्ट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो पार्ट है उसको कौन हैंडल करता है, कौन उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उसको कोऑर्डिनेशन, सारे बॉडी पार्ट्स को कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए कौन ऐसा करता है। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का किसी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करने के लिए, स्टिमुलाई का प्रॉपर रिएक्शन, प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए जो एक साथ काम करना होता है उसी को हम कोऑर्डिनेशन। वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स का एक साथ में काम करना, इसलिए एक साथ काम करना ताकि वो इन्वायरमेंट से जो उसको स्टिमुलाई मिला है उसका अच्छे से रिस्पॉन्स कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई इन डिफरेंट मैनर। प्लांट्स का स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना अलग तरीके से होता है और एनिमल्स जो स्टिमुलस के प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं वो अलग तरीके से होता है। ठीक है, अब जैसे प्लांट्स हैं, हमें पता है कि वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं,
एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, ठीक है, तो उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका भी अलग अलग होगा। अब जैसे कि देखो, सिस्टम्स फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज डन विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। ह्यूमन की बॉडी के अंदर या फिर किसी भी एनिमल के अंदर, एनिमल्स के अंदर इस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करने के लिए दो तरीके के सिस्टम उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे नर्व इंपल्स वगैरह आते हैं जिनको हम नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है, और हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोनल सिस्टम आता है, ठीक है, जैसे कि हमने उसमें देखा था, एक पिक्चर देखी थी ये वाली, इसके अंदर हम क्या देख रहे थे भी, एक छोटा सा बच्चा है, उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर अडल्ट हो जाता है। इसी तरीके से एनिमल्स में भी, ठीक है, ये बिल्ली का बच्चा है, ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। इसी तरीके से प्लांट में भी क्या होता है, ग्रोथ होती है। तो ये जो ग्रोथ का पोर्शन है ना, ये भी क्या है, एक तरीके का रिस्पॉन्स ही है। अब ये रिस्पॉन्स किसकी वजह से हुआ है भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से हुआ है। और वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे अंदर दो तरीके से होता है। कौन कौन से दो तरीके से? एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम। अब यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है ना, वो हार्मोनल सिस्टम की वजह से हो रही है। हार्मोन्स प्रमोट कर रहे हैं इनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, हार्मोन्स प्रमोट कर रहे हैं कि ये बच्चे से अडल्ट हुआ है, उसके बाद बड़ा बना है। इसी तरीके से प्लांट में भी, जब ये छोटा सा प्लांट था, उसके बाद ये और बड़ा हुआ, फिर एक ट्री के अंदर कन्वर्ट हो गया, ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये सारी जो चीजें हुई है ना, ये इनके हार्मोनल सिस्टम की वजह से हुई है, ठीक है, ये इनके हार्मोनल सिस्टम की वजह से हुई है। तो बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होगा वो इन्हीं दो सिस्टम्स की वजह से होगा, एक तो नर्वस सिस्टम की वजह से, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से। अब एनिमल्स के अंदर तो ये दोनों मिलेंगे, नर्वस सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम भी, ठीक है, मतलब हमने कोई चीज देखी, हमारे ब्रेन के पास मैसेज गया, ठीक है, और वो वहां से रिस्पॉन्स करेगा, जिसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कोड वगैरह ये चीजें आएंगी, वो आ गई नर्वस सिस्टम के अंदर। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारा हार्मोनल पार्ट आएगा कि भाई हार्मोन्स हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्टली भेज दिए जाएंगे और टारगेट ऑर्गन तक जाकर वहां पे रिस्पॉन्स क्रिएट करवाएंगे। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं मिलता, प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोनल सिस्टम मिलता है। प्लांट के अंदर हार्मोनल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो कि इन्वायरमेंट के प्रति जितने भी स्टिमुलस होते हैं उनका रिस्पॉन्स करता है। तो इस लेक्चर के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शनल पार्ट ही देखना था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट इन्वायरमेंट से जो भी हमें स्टिमुलस मिल रहा है, जो भी संवेदनशीलता हमें मिल रही है, उसका हमें रिस्पॉन्स करना होता है, ठीक है, उसका हमें रिस्पॉन्स करना होता है। और वो रिस्पॉन्स एक बॉडी का ऑर्गन नहीं कर सकता, सभी बॉडी ऑर्गन्स को एक साथ में मिलके उस इन्वायरमेंट के चेंज का रिस्पॉन्स करना होता है। तो सारे ऑर्गन्स जब मिल बांट के काम करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए मिलके काम करते हैं, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और कोई ना कोई ऐसा भी होता है जो इस कोऑर्डिनेशन के वर्क को, कि जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, उसको कोई ना कोई कंट्रोल भी कर रहा होता है। अब वो जो कंट्रोल करता है वो आता है हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम में। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर चलता है। अब जो कंट्रोलिंग का पार्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर एक तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोनल सिस्टम आता है कि भाई हार्मोन्स रिलीज होंगे, वो टारगेट साइट तक पहुंच करके हमारी बॉडी में ग्रोथ करवाएंगे, या फिर जिस भी तरीके का उनको रिस्पॉन्स क्रिएट कराना होगा वो कराएंगे। नर्वस सिस्टम का मतलब है हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक कोई मैसेज जाएगा, वो उसके बारे में रिस्पॉन्स दिलवाएगा हमारी बॉडी, और ठीक है। तो कंट्रोलिंग का पार्ट नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और कोऑर्डिनेशन हर एक बॉडी पार्ट आपस में करते हैं। तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शनल पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भैया नर्वस सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, एनिमल्स में और प्लांट में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कैसे चलता है, तो उसके बारे में डिस्कस। आज के लेक्चर में इतना ही।